माई सेल्फ विशित छतवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इन दिनों में हमारी तैयारी चल रही है स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की, ठीक है। और ये हमारा 23rd वीडियो है और इसके अंदर भी अपन 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज और आर। कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। जो आप सैलरी वेजेस वगैरह पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, और जो आप बिल्डिंग मशीन वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, जिसे आजकल कैपेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर के आधार क्या होते हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सर। नेचर ऑफ बिजनेस क्या क्या मतलब कि जैसे सपोज करो फर्नीचर की दुकान वाला है, कि फर्नीचर की दुकान है, उसके लिए जो फर्नीचर खरीदना है वो रेवेन्यू आइटम है। लेकिन अगर किसी के कपड़े की दुकान है तो उसके लिए फर्नीचर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गौर कीजिए, दोनों ही व्यक्ति फर्नीचर खरीद रहे हैं, लेकिन एक के लिए रूटीन काम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे के लिए वो कभी कभी होने वाला काम है। तो बिजनेस के नेचर पे फर्क पड़ता है। दूसरा, इसी तरह से इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वो जो खर्चा है वो आपकी क्षमता को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। मान लीजिए आपका सिनेमा हॉल है और आपने वहाँ 50 सीटें या 100 सीटें और लगा दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। आपने मशीन की जगह बड़ी मशीन लगा ली तो आप शायद दुगना प्रोडक्शन करेंगे। तो जहाँ आपकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जहाँ आपकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, जैसे रिपेयर जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। वाई? क्योंकि इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, बट आपकी जो कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। तो यानी हम ये भी देखते हैं कि खर्चे से कैपेसिटी इंक्रीज हुई कि मेंटेन रही, तो वो हमारा डिफरेंशिएट करने का आधार होता है। इसी तरह हम खर्चा क्यों कर रहे हैं? खर्चा हम बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, आराम से चलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यानी जो व्यापार के संचालन में नॉर्मल व्यय होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और अगर आप असेट्स को अक्वायर करने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सारे के सारे आपके अंतर के आधार हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक हमारे कोर्स में है। तो ये इन तीनों चारों और भी बहुत सारे आधार हैं, उनके आधार पे हम खर्चों को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ज़्यादा समझा दिया। चलिए ठीक है। कैरेज चार्जेस पेड फॉर अ न्यू प्लांट परचेज्ड इफ डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट वुड अफेक्ट। वेल, ये कह रहा है कि आपने प्लांट खरीदा, ठीक है, नया प्लांट खरीदा, और आपने गाड़ी भाड़ा दिया। तो सपोज कीजिए आपने प्लांट दिल्ली या मुंबई में खरीदा और उसको आप फिर अपने यहाँ राजस्थान में लेके आए या जहाँ पे भी आप लेके आए, तो उसका आपने गाड़ी भाड़ा दिया, और वो गाड़ी भाड़ा आप ये भी कह रहे हो कि हमने कैरेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, कैरेज अकाउंट में लिख दिया, तो क्या हमने सही किया? अगर आप डी ऑप्शन ये कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं करी है और हमने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है, और बाकी ऑप्शन कह रहे हैं कि नहीं, आपका प्लांट अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, बी ऑप्शन कह रहा है आपका कैरेज अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, और सी ऑप्शन कह रहा है कि आपके प्लांट और कैरेज दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो देखिए, आपको पता है कि अगर हमने प्लांट खरीदा था और हमने गाड़ी वाले को पैसे दिए, सपोज करो हमने गाड़ी वाले को 50,000 रुपये दिए, 50,000 हमने उसको दिए, तो भी हमें प्लांट खाते को ही डीआर करना चाहिए था। ऑल्दो वी पेड फॉर कैरेज बट इट शुड बी डेबिटेड इन प्लांट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि रूल ये होता है कि जब तक आपकी असेट इंस्टॉल नहीं हो जाती, जब तक आपकी असेट रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती, तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में होते हैं, या सरल शब्दों में उस असेट्स की कॉस्ट में लिखे जाते हैं। तो अगर इन्होंने गलती से कैरेज अकाउंट में लिखा है, बिल्कुल गलती हुई है इनसे, अगर इन्होंने गलती से कैरेज अकाउंट में लिखा है तो ये अकाउंट भी डिस्टर्ब हुआ, ये तो डिस्टर्ब हुआ ही हुआ। आपने ज़बरदस्ती यहाँ पैसा लिख दिया, और आपने प्लांट में नहीं लिखा तो आपका प्लांट भी डिस्टर्ब हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लांट पे 10% की रेट से डेप्रीसिएशन लगाते हो तो आपका डेप्रीसिएशन भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इतना डीप में भले नहीं जाते हैं। हाल फिलहाल के लिए समाचार ये है कि आपका प्लांट अकाउंट और कैरेज अकाउंट दोनों के दोनों डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, फर्म हैज टेकन सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹40,000, 50,000, 60,000 फॉर ABC respectively. C died and surrender value of each policy has been determined at the 20% of sum assured. What amount will be payable to C? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और शायद ये पहले भी पूछा होगा। है, सपोज कीजिए A है और B है और C है, ठीक है। A के लिए इन्होंने पॉलिसी ली है 40,000 रुपये की,
और बाय द वे अगर इसे सरेंडर करें तो आपको 8,000 रुपये मिल सकते हैं, यानी इस पॉलिसी को अभी छोड़ दें तो 8,000 मिल सकते हैं। बी के जीवन पे पॉलिसी ली गई है 50,000 की, और अगर इसे सरेंडर करें तो यू विल गेट 10,000 रुपी आउट ऑफ दैट, ठीक है। और अगर सी के लिए जो पॉलिसी है 60,000 की है, और अगर आप इसे सरेंडर करेंगे तो यू विल गेट 12,000 रुपी राइट नाउ। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, मज़ेदार बात है, मज़ेदार तो नहीं, सी की डेथ हो गई है। वेल सी की डेथ हो गई है तो आपकी ये वाली पॉलिसी मैच्योर हो गई, क्योंकि जो जैसे ही मिस हैपनिंग होती है, जैसे ही बुरी घटना होती है तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो आपको ये वाले 60,000 मिलेंगे, सी की डेथ की वजह से पूरा पैसा मिलेगा। अब आपको ये 12,000 नहीं, पूरा 60,000 मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये पैसा भी मिल सकता है, अगर आप ये पॉलिसी सरेंडर करोगे तो आपको ये पैसा भी मिल सकता है, यानी 8 और 10 आपको 18,000 रुपये और मिल सकता है। टोटल जो सी के एक्चुअली जो नॉमिनीज होंगे, जो एग्जीक्यूटर्स होंगे, वो ये चाहेंगे कि हमें 78,000 रुपये मिल सकता है सी की पॉलिसी का और आप दोनों की सरेंडर वैल्यू का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिकीज्ड पार्टनर है या डिसीज्ड पार्टनर है उसकी तो लेते हैं पूरी वैल्यू, और जो सर्वाइवल पार्टनर हैं, जो सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी हम लेते हैं सरेंडर वैल्यू। तो 78,000 रुपये आपको मिलने वाला है, टोटल मिलेगा या मिलने वाला है, और इक्वल पार्टनर इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इक्वल पार्टनर के नाते आपका 1/3 हो गया, तो 78 1/3 करेंगे तो 26,000। तो टोटल आपको सी के अकाउंट में जो क्रेडिट करना है पैसा वो 26,000 है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। कई लोग ये सोचते हैं, इस कंसेप्ट होता है कि अगर उनका पढ़ावा नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि सी की सर पर्सनल पॉलिसी है तो सी को तो 60 मिलेगा ना, ये तो सी की पॉलिसी है ना। पॉलिसी सी के नाम में है, पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो फर्म पे करती है, तो सी के नाम में हो सकता है लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो फर्म देती है, तो जो पैसा है उस पर भी हकदारी, उस पर भी जो राइट है वो फर्म का ही है। तो 78,000 और उसमें उसका हिस्सा निकाल के 26,000 का एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर जो आपको 19वां क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या पूछता है कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 500 इक्विटी अंशों का हरण किया, फॉरफीचर किया, जिन पर पूरी राशि मांग ली गई थी और शेयर होल्डर ने 4 रुपये का भुगतान किया था। बताओ, हमने उससे 10 रुपये मांगे थे, उसने हमें केवल 4 रुपये दिए थे। हालांकि बाद में कंपनी ने इन अंशों में से 400 अंशों को 9 रुपये की रेट पे फुल्ली पेड अप मानते हुए री इशू कर दिया, और बाद में 500 में से 400 अंश अपने 9 रुपये के भाव पे री इशू कर दिए हैं। तो ये पूछता है कि री इशू के बाद जो शेयर फॉरफिटेड खाते से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, जो सबसे ज़्यादा बार लगभग पूछा जाता है, और इसमें कैपिटल रिजर्व पूछा है। अगर आप लंबे रास्ते से जाएंगे तो आपको एक एंट्री पहले शेयर फॉरफिचर की करनी पड़ेगी, उसके बाद एक एंट्री आपको री इशू की करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक एंट्री में आप कैपिटल रिजर्व वाली करोगे। मैं आपको सीधा कैपिटल रिजर्व का ट्रिक बता देता हूँ। आपका जो पुराना शेयर होल्डर है उससे आप जो पैसे वसूल कर पाए वो है 4 रुपये, और जो आपका नया मुर्गा है उससे जो आप राशि वसूल कर पाए वो है 9 रुपये। दोनों से, पुराने और नए से मिला के आपने 13 रुपये की वसूल किया, जबकि आपका शेयर बेसिकली आप 10 रुपये वाला था, ठीक है। मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपने 3 रुपया ज़्यादा वसूल किया, पुराने होल्डर से और नए होल्डर से मिला के आपने 13 रुपये चार्ज किया है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपये थी। तो 3 रुपये आपने एक्स्ट्रा कमाया है, और आपने टोटल 400 अंशों को री इशू किया है। तो 400 अंशों को री इशू करके आपने इस तरह से 1200 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट कमाया है। 1200 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है सर। तो इसका सिंपली आंसर ए हो जाएगा। चलिए, हो गया खत्म। बाकी आप चाहें तो लंबे रास्ते से आप शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री कीजिए, देन फिर री इशू की एंट्री कीजिए, और फिर प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके कैपिटल रिजर्व की एंट्री कीजिए, आपकी चॉइस है। तो इस वीडियो में जो आप ये 10 क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैंने इस पीडीएफ में से लिए हैं, ठीक है। ये जो सैम्पल पेपर 23rd दिखाती हुई पीडीएफ है, और इसके अंदर टोटल वैसे 150 क्वेश्चन है। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ एक बार ना कि वो 150 क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो हर क्वेश्चन इस तरह से होता है, लाइक वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, और बहुत ही समझने लायक इंग्लिश हिंदी रहती है, आप आराम से देख सकते हैं। 5-6 सैम्पल पेपर्स तो हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं, टोटल 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। जैसे अभी ये पीडीएफ आप साइज देख सकते हो, इसके अंदर करीबन 46 पेज की ये पीडीएफ है ना। और आप देखिए कि हर पीडीएफ के अंदर 150 क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक लिख के बताऊँ थोड़ा सा कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट। ये आप हमारे पास ना करीबन 50 सैम्पल पेपर्स हैं, और हर सैम्पल पेपर में आपके 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप इसका टोटल साइज देखेंगे तो ये टोटल साइज हो जाएगा 7,500
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, डेफिनेट आपकी बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। हालांकि तैयारी की कोई लिमिट नहीं होती, आप और भी बढ़िया बढ़िया जहाँ से मटेरियल मिल सकता है तैयारी कीजिए। और ये सब मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप, ये आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आप कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, और कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इन पेपर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये पेपर्स आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे, ऑल्दो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, पेपर्स का साइज़ आप ऊपर नीचे भी करना चाहें कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट साइज़, किसी को फ़ॉन्ट साइज़ में इशू होता है कि सर मोबाइल में फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप देखना चाहें वो सब आपको दिखेगा, जितना साइज़ बड़ा करना चाहें आप आराम से कर पाएंगे। और जितनी बार आप पेपर अटैम्प्ट करना चाहें आपके एग्ज़ाम होने तक, जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सही बात है। चलिए अभी और क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। और अच्छा, एक और लास्ट बात कि इसके अंदर न सिर्फ हमने ये सब्जेक्ट के कवर किए हैं, बल्कि जैसे लास्ट में जाके जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने रखे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ये सारा आपको मिलेगा। और हर 4-5 क्वेश्चन के बाद जैसे आप देखेंगे, जैसे 131 से 135, तो हर 4-5 क्वेश्चन के बाद हमने उनका आंसर दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है उनको एक्सप्लेन भी किया है। पीडीएफ का 29 क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डेटा आर एज फॉलोज। तो सेलिंग प्राइस है इनका 12 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये, फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड है 96,000, बजटेड सेल यानी जो सेल सोच रहे हैं वो है 30,000 यूनिट। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल इज। वेल, लास्ट में इन्होंने आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है और वो परसेंटेज फॉर्म में पूछा है, क्योंकि वो रुपी फॉर्म में भी निकल सकता है, बट इन्होंने परसेंटेज में कहा है। तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अपना सेलिंग प्राइस देख लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, ठीक है। तो आप अभी 30,000 यूनिट बेचने का सोच रहे हो, तो 12 रुपये के हिसाब से आपकी जो सेल है वो होगी 3,60,000 रुपये। इसमें से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, 30,000 यूनिट को बनाने में आपका 2,40,000 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो 1,20,000 रुपये है, और इसे अपन कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट लेस कर लीजिए, आपकी फिक्स कॉस्ट 96,000 है, और आपका जो प्रॉफिट है, आपका वो प्रॉफिट जो है वो है आपका 24,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। आपकी जो एक्चुअल सेल है जो आप कर रहे हो, और जो ब्रेक इवन पॉइंट आपको करनी ही पड़ेगी, उनका डिफरेंस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे इस क्वेश्चन में आप जो एक्चुअली सेल कर पा रहे हो वो है 3,60,000 रुपये, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपकी जैसे फिक्स कॉस्ट है 96,000, ठीक है, और आपका पीवी रेशो, अब पीवी रेशो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बटावा सेल। कंट्रीब्यूशन बटावा सेल मतलब जैसे 4 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन है और सेल आपकी 12 रुपये है, तो 4/12 मतलब 33.33%, ठीक है। तो यानी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पीवी रेशो मतलब होता है इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, तो 33.33%। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 33.33 करोगे, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2,88,000 रुपया। ओके, तो अब तक क्या समझ में आया, 3,60,000 की सेल हम कर रहे हैं और 2,88,000 की सेल हमें हर हाल में करनी होगी। 3,60,000 माइनस 2,88,000, तो आपका ये जो गैप आएगा ये आया है आपका 72,000 रुपये। इस 72,000 को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यानी हम ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल कर पाते हैं दैट इज़ नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में निकालना है। इसके लिए आपको ऊपर तो रखना पड़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और नीचे आपको रखना पड़ेगा एक्चुअल सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बटा हुआ एक्चुअल सेल रखेंगे तो आपका सॉल्व करने पे आएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहने वाला है। इसे आप वापस सुनिएगा दोबारा से, और बहुत लंबे रास्ते से हुआ है। इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ा, पीवी रेशियो निकालना पड़ा, देन लास्ट में जाके आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज सॉल्व हुआ है, ठीक है सर। 46 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ओपनिंग स्टॉक फॉर 2021 40,000 परचेज ड्यूरिंग 21 2,20,000। तो पहले इन्होंने 2021 के आंकड़े दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज और सेल्स के, और फिर आपको 2022 के आंकड़े भी दे रखे हैं, और इन्होंने पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताओ 2021 का भी और 2022 का भी। तो पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है, कि आपने कितना सामान बेचा और
कितना स्टॉक आप होल्ड करते हैं। पहले मैं एवरेज स्टॉक पे बात करता हूँ। आपको 2021 का ओपनिंग स्टॉक पता है और 2021 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, लेकिन आप इतनी आराम से बात समझ सकते हैं कि ये जो आपको 2022 का ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है वो 2021 का क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है। 2022 का जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो आपको 40 और 60 का एवरेज कर लेना है 50। तो ये तो आपका एवरेज स्टॉक हो गया 50,000 रुपये। और अगले साल के लिए भी बता देता हूँ, ये 60,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये 80,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये आपका 70,000 का हो गया एवरेज। तो एक बार आपका एवरेज 50 आएगा, एक बार आपका 70 आएगा। अब आपको चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक लेना होता है, परचेज लेना होता है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होता है। तो अगर पहले साल की बात करें तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का, आपका परचेज है 220,000 का और आपका क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि मैंने बताया वो है 60,000 का। इन सबको आप सॉल्व करते हैं तो आपका 2 लाख रुपए आ जाता है। तो आपका 2 लाख रुपए का COGS आ गया है, 50,000 का एवरेज स्टॉक आ गया है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से आपका 4 आता है, ठीक है। तो 4 टाइम्स, अब आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देखिए, उसमें से 4 टाइम आपका ये है। लेकिन अभी आपको एकदम से आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पीछे का 7 टाइम्स ना आए और फिर आपको नन ऑफ दीज आंसर लेना पड़े। तो सेकेंड ईयर में भी आपको ओपनिंग स्टॉक लेना होगा 60 और 510 आपका हो गया 570। 570 में से आप 80 लेस कर दीजिए, 570 में से आप 80 लेस करेंगे तो 490 आएगा और 490 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। तो यस, 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स इसका आंसर है। तो इसका आंसर C रहने वाला है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल होगा PDF के अंदर और इस तरह से इसका आंसर रहेगा। चलिए, होप मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनता राइट्स ऑन द वॉल ऑफ ए स्वीट शॉप, whoever proves the use of any ghee other than the pure देशी घी in his sweets will be paid a price of 1,000 रुपये। वाओ, बनता अपनी मिठाई की दुकान पे दीवार पे लिख देते हैं कि जो कोई भी उनकी मिठाई में शुद्ध देशी घी के अलावा किसी अन्य घी का उपयोग साबित करता है उसे 1,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या है? तो कानून की भाषा में, लॉ की भाषा में ये आपका है जनरल ऑफर। ये आपने, क्योंकि ऑफर 2 तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है और जिस पर्सन को दिया जाता है वही उसे स्वीकार कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जो जनरल ऑफर होता है वो पूरा पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है और जनरल पब्लिक में कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे इन्होंने चैलेंज दिया है कि जो मेरी मिठाई में नकली घी साबित करेगा मैं उसे 1,000 रुपये दूंगा। ये जनरल ऑफर है, तो सबके लिए खुला चैलेंज है। कोई भी इनकी मिठाई में नकली घी साबित कर देगा तो वह 1,000 रुपये के प्रस्ताव का अधिकारी हो जाएगा। जैसे हम इसी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी का अगर मान लीजिए बच्चा खो गया, उसने कहा जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ये जनरल ऑफर है, जैसे पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस कंडीशन को पूरा करके। तो ये क्या है? ये बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये बात है तो सच। ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये बात भी सच है। ये एक वैध प्रस्ताव है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और पुरस्कार का दावा कर सकता है। ये इसका सही आंसर है। तो देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देख के गए हैं, उसके अंदर भारतीय अनुबंध अधिनियम देख के गए हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि A और B भी बात सही है कि ये क्यों कर रहा है। वो लोगों में विश्वास बढ़ाना चाहता है, अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, लेकिन कानून की भाषा में ये इसने एक वैलिड ऑफर किया है जो कि जनरल ऑफर कैटेगरी का है। ये कहना कि ये ऑफर इनवैलिड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बात गलत है। कल को अगर नकली घी साबित हो गया तो पैसे भी देने पड़ेंगे, इनाम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड। तो पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट थे, फिर आपके पास 5 तारीख को 100 यूनिट और आए, 12 तारीख को आपके पास 200 यूनिट और आए और इसके अलावा 2 तारीख और 18 तारीख को आपके यूनिट्स गए। और आपको फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जिस तरह से डेट वाइज चल रहा है तो कायदे से आपको स्टोर लेजर बनानी चाहिए और स्टोर लेजर बनाकर ही इसे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन फीफो मेथड में एक खासियत होती है, फीफो मेथड में आप स्टोर लेजर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें या डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, चल जाता है। केवल ये फीफो मेथड की खासियत है कि स्टोर लेजर बनाकर या बिना स्टोर लेजर बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक तरफ मैं आपके पास लिख रहा हूं कि आपके पास पहले 50 यूनिट थे, उसके बाद 100 यूनिट आपके पास और आए और 200 यूनिट और आए। इस तरह से आपके पास 350 यूनिट हो गए, ठीक है। सामने देखो तो एक बार आपने 30 यूनिट्स इशू किए और दूसरी बार आपने 150 यूनिट इशू किए। तो 30 यूनिट गए होंगे इसमें से और 150 यूनिट में से आपका, जैसे यहाँ जब यहाँ से 30 चले गए थे तब यहाँ 20 बच गए थे और जब 150 यूनिट गए तो आपका ये 20 भी चले गए, ये 100 भी चले गए
और आपका थोड़ा माल इसमें से भी चला गया, इसमें से 30 यूनिट चले गए, तो आपका 170 यूनिट बचे हैं। ठीक है, इन सरल शब्दों में आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने कुल 180 यूनिट दिए हैं, 350 में इन्होंने 180 यूनिट दिए हैं, तो उनके पास 170 यूनिट बचे हैं। और मैं डेफिनेट दावे से कह सकता हूँ कि आउट ऑफ दिस लॉट है, तो 170 यूनिट आउट ऑफ द लास्ट या लेटेस्ट लॉट। और आपके जो लेटेस्ट लॉट का परचेजिंग प्राइस है दैट इज 4.5 रुपये। तो आप 170 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, करीबन ये 680 रुपये और 85 रुपये और आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे करीबन 765 रुपये आपका आंसर आएगा। यस, ए विल बी द आंसर। तो फीफो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ए इसका आंसर। एक और क्वेश्चन कहता है, वाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट कॉन्स्टेंट। इस बार आपके मांग के नियम वाला चैप्टर भी सिलेबस के अंदर आ गया है। तो कहता है कि जब आप किसी वस्तु के लिए एक मांग वक्र खींच रहे हो तो उसमें से किसको स्थिर नहीं रखा जा सकता। तो मैं एक आपको जनरली आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी वस्तु की कीमत है 4 रुपये और आपके इस पे जो यूनिट डिमांडेड है वो है, मान लेते हैं 200। ठीक है, 4 रुपये पे आपके यूनिट डिमांडेड है 200, और जब 6 रुपये है, ठीक है, तो ये यहाँ पे था पोजीशन, है ना, वाला पोजीशन यहाँ पे, और जब 6 रुपये रखा तो आपकी डिमांड मान लेते हैं गिर गई और 6 रुपये पे आपकी डिमांडेड यूनिट हो गई 150। और अगर आपने वस्तु की कीमत और बढ़ाई, 8 रुपये कीमत कर दी, तो आपके डिमांडेड यूनिट हो गया मान लीजिए 100। तो मैंने एक स्थिति बताने की कोशिश की है। जो मांग का नियम है वो जनरली यही कहता है कि कीमत बढ़ती जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कीमत बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कमी आ रही है। तो जब आप ये देखिए ये वक्र बनाते हैं, ठीक है, इसे आप लाइन से बनाइए या कर्व के फॉर्म में बनाइए, ठीक है, इसको मिला लेना प्रॉपरली। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो आपने किसे फिक्स नहीं रखा, तो आपने देखो प्राइजेस को फिक्स नहीं रखा, आप बाकी बातें फिक्स मानते हो, क्योंकि मांग का नियम, इकोनॉमिक्स के नियम में अदर थिंग्स को सेम मान के चलना पड़ता है। तो जैसे उपभोक्ता की आय वही रही होगी, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं हैं उनके भाव में चेंजेस नहीं होने, तो वो जो मान्यताएं हैं वो सारी सेम रहेंगी। केवल कीमतों में तो बदलाव को आप दिखाओगे ना, तो आप किसे फिक्स नहीं कर सकते। आप जो वस्तु जिस पे आप विचार कर रहे हो उसकी कीमत को आप फिक्स नहीं कर सकते। जब आप डिमांड को ड्रॉ करते हैं तो उस समय जिस चीज़ को आप कंसीडर कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत को फिक्स नहीं रख सकते, वो तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो आप कर्व बना पाओगे। बाकी चीज़ें जैसे उस पर्सन की इनकम हुई, अदर कमोडिटीज़ के प्राइसेस हुए, या उसका जो इंटरेस्ट है, वो सब आपको समान रख सकते हो, उसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है सर, तो ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट क्वेश्चन आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड बाय द कंपनी। कि कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो किस पे कैलकुलेट करती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक 100 रुपये वाला डिवेंचर है और 100 रुपये वाला डिवेंचर है और कंपनी उस पर मान लीजिए कि उसे 90 रुपये पे इशू करती है, 10 रुपये डिस्काउंट है, मान लीजिए 12% डिवेंचर का टाइप बोल देते हैं, 12% डिवेंचर, और 100 रुपये वाला डिवेंचर था और 90 रुपये में इशू किया। तो कभी सोचो कंपनी को तो 90 रुपये मिले, लेकिन कंपनी ब्याज किस पे देगी। तो कंपनी ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे देती है। कम से कम इंटरेस्ट शब्द के साथ आप ब्याज लेने का मामला हो चाहे देने का मामला हो, फेस वैल्यू शब्द को पक्का याद कर लीजिए कि ब्याज का जो गणना होता है, कैलकुलेशन होता है, वो अंकित मूल्य पे होता है। तो इनमें जो चारों मूल्य दे रखे हैं उसमें आपको ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पे या फेस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, यूज़फुल लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इस साल स्कूल लेक्चर आके आएंगे और अगले साल कॉलेज लेक्चर आके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।